हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत उसके सबसे प्रमुख सिद्धांत पद सोपान प्रणाली या हायरार्की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। शाब्दिक दृष्टि से यह सिद्धांत अंग्रेजी के हायरार्की शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण या श्रेणीबद्ध प्रशासन। संगठन में किसी भी प्रशासनिक संगठन में ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंधों को परस्पर संबद्ध करने की यह एक व्यवस्था है, जिसे हम पद सोपान सिद्धांत के रूप में जानते हैं या पद सोपान प्रणाली के रूप में जानते हैं। प्रमुख प्रशासनिक वैज्ञानिक मूने तथा रेले ने कहा है कि पद सोपान व्यवस्था में एक तरफ तो संगठन की एकरूपता भी बनी रहती है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता का हस्तांतरण भी होता रहता है। सभी कार्य उचित माध्यम से प्रशासन में संपन्न होते हैं। मूने ने इसे पहाड़ियों के समान प्राचीन बताया है। इसलिए मूने तथा रेले ने पद सोपान को स्केलर प्रणाली का भी नाम दिया है, और वहीं दूसरी तरफ हेनरी फेयोल इसे सोपानात्मक श्रृंखला भी कहते हैं। पद सोपान प्रणाली के कई प्रकार बताए गए हैं। फिफ्नर और शेरवुड ने पद सोपान के 4 भागों की चर्चा की है। पहला, कार्य आधारित पद सोपान या कार्यात्मक पद सोपान। इसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी का स्थान उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के अनुसार निर्धारित होता है। अधिक अधिकारों से युक्त व्यक्तियों की स्थिति को उच्च माना जाता है। इस व्यवस्था में कार्यों की प्रकृति और विशिष्टता के अनुरूप ही उत्तरदायित्व जुड़ा रहता है। इसे हम जॉब टास्क बेस्ड हायरार्की भी कहते हैं। दूसरा है पद आधारित पद सोपान या प्रतिष्ठा का पद सोपान। इसे इंग्लिश में हम रैंक बेस्ड हायरार्की के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों की स्थिति उसके कार्यों व उत्तरदायित्व के आधार पर नहीं, बल्कि उनके पद द्वारा निर्धारित होती है। यह व्यवस्था व्यक्ति के स्तर, वेतन एवं विशेष अधिकारों की ओर संकेत करती है। तीसरा प्रकार कुशलता का पद सोपान या स्किल बेस्ड हायरार्की। यह संगठन योग्यता एवं दक्षता के आधार पर निर्मित किया जाता है। एक निश्चित समय में निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में कोई व्यक्ति कितना सक्षम है, उसी के आधार पर उसकी नियुक्ति की जाती है। योग्यता और कुशलता के आधार पर ही कर्मचारियों की श्रेणीबद्धता तय होती है। चौथा, वेतन आधारित पद सोपान या पे बेस्ड हायरार्की। इस प्रणाली में सर्वाधिक वेतन पाने वाला व्यक्ति सर्वोच्च शिखर पर होता है तथा निम्नतम स्तर पर सबसे कम वेतन पाने वाला व्यक्ति होता है। प्रशिक्षण और अनुभव का निर्धारण भी यहाँ वेतन के आधार पर तय किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पद सोपान का ढांचा है वो पिरामिड की तरह होता है। सबसे निचले स्तर पर कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है और सबसे उच्च स्तर पर कर्मचारी की संख्या कम होती है। यहाँ पर आदेश ऊपर से नीचे की तरफ और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की तरफ काम करते हैं, और जैसे जैसे अधिकारियों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी के अनुपात में उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। पद सोपान की हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पद सोपान सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह होता है, जैसे कि हमने चित्र में देखा। जो ऊपर से नुकीला रहता है और नीचे जब वो फैलता है तो उसका व्यापक आधार होता जाता है।
शीर्ष पर विभागाध्यक्ष होता है, जिसके अंदर संपूर्ण सत्ता संगठन की निहित होती है। जो उच्च पदाधिकारी होता है वह संपूर्ण प्रशासनिक संगठन का नेतृत्व करता है। वह अपने अधीन कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश आदेश देता रहता है और साथ ही साथ उन पर नियंत्रण भी बनाए रखता है। पद सोपान में उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सत्ता हस्तांतरण करते हुए कुछ शक्तियां और अधिकार भी प्रदान करता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार बनाए गए संगठनों में सत्ता, आदेश और नियंत्रण एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए ऊपर से नीचे की ओर कार्य करते हैं और प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी के लिए ठीक उसके ऊपर का अधिकारी उसका उचित माध्यम होता है। पद सोपान सिद्धांत के अंतर्गत संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच एक एकीकरण का सिद्धांत भी कार्य करता है। इसी वजह से विभिन्न इकाइयां, प्रशासन की तमाम इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। पद सोपान में आदेश की एकता के नियम का पालन होता है। प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी से ही आदेश ग्रहण करता है, उसका पालन करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी भी होता है। पद सोपान के सिद्धांत में एक व्यवस्थित क्रम होने की वजह से संगठन की विभिन्न इकाइयों के कार्यों में परस्पर समन्वय और एक समुचित तालमेल देखने को मिलता है। पद सोपान प्रणाली के कई लाभ भी हैं, जिसकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला, आदेश की एकता। पद सोपान प्रणाली में आदेश की एकता का सिद्धांत अपनाया जाता है। आदेश का संचरण ऊपर से नीचे के क्रम के अनुसार होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने उच्च पदाधिकारी के आदेशों का पालन करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी रहता है। दूसरी विशेषता के रूप में हम समन्वय या कोऑर्डिनेशन को देख सकते हैं। इस पद्धति में संगठन की सभी कार्यवाही निश्चित नियमों के अंतर्गत ही समन्वित होती हैं। इसके अतिरिक्त स्पष्ट कार्य विभाजन, सत्ता के उत्तरदायित्व का संचरण निर्धारित दिशाओं में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन की विभिन्न इकाइयों में एक समन्वय देखने को मिलता है। नेतृत्व का गुण भी इस सिद्धांत में दिखाई पड़ता है। जो मुख्य कार्याधिकारी होता है वह एक नेता के रूप में संगठन को लीड करता है और आवश्यकता अनुसार संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप आदेश देने का कार्य करता है और संगठन के कार्यों का भी मूल्यांकन करता है। एकीकृत व्यवस्था या इंटीग्रेटेड सिस्टम, यहाँ पर संगठन की समस्त इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में या एकीकृत व्यवस्था के रूप में कार्य करती हैं और इस व्यवस्था का मुख्य कार्याधिकारी होता है। सत्ता का प्रत्यायोजन। पद सोपान प्रणाली में मुख्य कार्याधिकारी के द्वारा उसकी सत्ता और अधिकारों का प्रत्यायोजन अधीनस्थ कर्मचारियों को भी आवश्यकता अनुसार किया जाता है और सत्ता हस्तांतरित की जाती है। उचित मार्ग के द्वारा कार्य। पद सोपान प्रणाली में प्रत्येक अधिकारी अपने तत्कालिक उच्च अधिकारी की देखरेख में ही कार्य करता है और उसी के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। प्रत्येक क्रिया को सभी संभावित स्तरों से गुजरना पड़ता है और इस सिद्धांत में उचित मार्ग द्वारा एक प्रक्रिया संपन्न की जाती है। वर्क एफिशिएंसी या कार्य कुशलता देखने को मिलती है। पद सोपान प्रणाली में अधिकार और कर्तव्यों का विभाजन होने की वजह से प्रत्येक स्तर पर कर्मचारी और अधिकारी अपने शक्तियों का भरपूर उपयोग करते हैं और उन्हें अपने योग्यता का प्रदर्शन करने का एक उचित मौका प्राप्त होता है, जिससे कि वह कार्य में दक्षता और अनुभव भी प्राप्त करते हैं। उनकी इस स्वतंत्रता और अवसर प्राप्ति के कारण उनकी कार्यकुशलता प्रशासन के कार्यों में देखने को मिलती है।
पद सोपान प्रणाली में की तमाम विशेषताओं के साथ साथ पद सोपान प्रणाली में कई कमियां भी देखने को मिलती है। पहली कमी के रूप में हम देखते हैं कि कार्यों में अनावश्यक देरी देखने को मिलती है। इस प्रणाली में प्रत्येक आदेश, कार्यवाही, पद, पत्र एवं संदेश विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारी को कार्यवाही करने में कुछ न कुछ समय जरूर लगता है, जिससे कि संपूर्ण प्रक्रिया में एक देरी देखने को मिलती है। यह एक अधिक खर्चीली पद्धति के रूप में भी मानी जाती है। कार्मिक प्रक्रिया में प्रत्येक विभाग को कई स्तरों में विभाजित किया जाता है। एक विभाग के कई भाग होने से धन का खर्च भी ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त जो उच्च पदाधिकारी है, विभाग के इन विभिन्न स्तरों के निरीक्षण के लिए समय समय पर समितियां भी नियुक्त करता है। इन समितियों का भी खर्च प्रशासन के खर्चों पर ही जोड़ा जाता है। लाल फीताशाही और नौकरशाही या रेड टेपिज्म पद सोपान प्रणाली की एक ऐसा गुण है जिसका कि प्रोत्साहन पद सोपान में देखने को मिलता है। प्रत्येक स्तर पर फाइलें बंद पड़ी रहती हैं। कई बार एक ही प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है और कार्य को आगे बढ़ाने में अनुचित व्यवधान भी देखने को मिलता है। यांत्रिक संबंधों पर आधारित एक व्यवस्था है। यहाँ पर एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारी के प्रति संबंध पूरी तरह से यांत्रिक होता है। नियमों और निर्देशों के दायरे में ही रहकर कर्मचारियों का संबंध एक दूसरे से स्थापित होता है। इस व्यवस्था में लचीलेपन का अभाव देखने को मिलता है। नियमों और अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होने की वजह से बहुत बार मानवतावादी प्रवृत्ति का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है, जिससे कि काम में अनावश्यक देरी और प्रशासनिक संबंधों में एक कठोरता भी देखने को मिलती है। अब पद सोपान प्रणाली की समस्याओं को और दोषों को दूर करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है। फ्योल ने पद सोपान प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए उपाय सुझाया है और उन्होंने कहा है, लंब रेखा वाले संबंधों की स्थापना के साथ साथ संगठन में समानांतर आधार पर भी संबंध स्थापित होना चाहिए और हेनरी फ्योल ने इसे गैंग प्लांक का नाम दिया है। यानी जो पद सोपान प्रणाली में पिरामिड के समानांतर जो ऊपर से नीचे की तरफ जो संबंध आते हैं, उनके स्थान पर बराबरी के संबंध समानांतर आधार पर भी संबंधों को स्थापित किया जाना चाहिए। गैंग प्लांक का अर्थ होता है लेवल जंपिंग। वास्तव में यह एक समन्वय की व्यवस्था है। इस व्यवस्था द्वारा एक विभाग का कर्मचारी सीधे तौर पर दूसरे विभाग के कर्मचारी से संबंध स्थापित करता है और इन दोनों विभागों के बीच में अगर कोई विभाग हो तो उस विभाग को जंप करते हुए डायरेक्ट जो संबंधित विभाग है उससे संबंध स्थापित करने की बात हेनरी फ्योल ने कही है। तो इस प्रकार से इस लेवल जंपिंग के द्वारा पद सोपान प्रणाली में जो अनावश्यक देरी देखने को मिलती है, उस देरी को कम किया जा सकता है। तो यह है पद सोपान प्रणाली के बारे में समस्त जानकारी। आप सभी का धन्यवाद। मैं ममता गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, नोएडा से। थैंक यू।